नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भरोसा, भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा भारत। श्रीलंका ने कहा, भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी जमीन। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित 129वां संविधान संशोधन विधेयक कल किया जा सकता है पेश। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में खूब चले सियासी तीर। वित्त मंत्री ने कहा, कुर्सी बचाने के लिए कानून में संशोधन करना कांग्रेस का असली चेहरा। खड़गे ने कहा, जो देश के लिए लड़े नहीं वो आजादी और संविधान का महत्व क्या समझेंगे। ईवीएम के मुद्दे पर फिर घिरी कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी ने भी किया किनारा। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मुझे नहीं लगता है आरोपों में कुछ दम है, केवल बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। संभल में प्राचीन मंदिर के पास के कुएं की खुदाई में मिली मूर्तियां। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी गूंजा संभल का मसला। योगी ने कहा, विपक्ष तय करे कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या रामकृष्ण बुद्ध की परंपरा को। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर। थोक महंगाई दर नवंबर में घटकर 1.89% हुई। अक्टूबर में थी 2.36%। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। पड़ोसी देश श्रीलंका में बीते दिनों हुए चुनाव में जीत के बाद वहां के राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधि में नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रीलंका को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने की बात दोहराई है। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली आधिकारिक विदेश यात्रा में भारत आए अनुरा कुमारा दिसानायके। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा के साथ साथ दोनों देशों ने सहयोग की नई संभावनाओं की भी पहचान की। भारत ने श्रीलंका के जाफना और ईस्टर्न विश्वविद्यालय के 100 छात्रों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता और माहू अनुराधापुर रेलवे सिग्नलिंग परियोजना के लिए $14.9 मिलियन की अनुदान सहायता का ऐलान किया। साथ ही दोनों देशों में आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम और दोहरे कराधान से बचने और श्रीलंकाई सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा। पीएम ने दोनों देशों के बीच भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 अरब की लाइंस ऑफ क्रेडिट और अनुदान सहायता प्रदान की है। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। दोनों देश मछुआरों की आजीविका को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और रक्षा सहयोग समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर भी सहमत हुए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन
और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपनी धरती को भारतीय हितों के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का आश्वासन दिया। उन्होंने आर्थिक संकट के समय मिली भारतीय सहायता पर आभार जताया। We faced an unprecedented economic crisis some 2 years ago, and India supported it immensely to come out of that quagmire. And it has also helped us immensely after that, especially in the debt restructuring process. इससे पहले राष्ट्रपति भवन में अतिथि राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन भी किया। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्यसभा में संविधान पर आज चर्चा आरंभ हुई तो सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली। भाजपा की ओर से कांग्रेस पर उसके शासनकाल में संविधान के साथ हुए छेड़छाड़ का मुद्दा जोर शोर से उठा तो कांग्रेस ने अपने समय के कामों को गिनाने का काम किया। दोनों ओर से जमकर शब्दबाण चले और जमकर शोर शराबा भी हुआ। राज्यसभा में संविधान पर जोरदार बहस। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक। राज्यसभा में देखने को मिल रहा बहस और विमर्श। अमूमन राज्यसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव ही नजर आता है। संविधान पर हो रही चर्चा में भी सत्ता और विपक्ष के बीच आक्रामकता देखने को मिल रही है। राज्यसभा में संविधान पर शुरू हुई चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष का पलटवार किया और कांग्रेस की पुरानी उपलब्धियां गिनाई। 39th Constitutional Amendment Act 1975, again valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, शास्त्री जी ने हरित क्रांति की बुनियाद रखी, इंदिरा जी ने देश को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाया, सामाजिक न्याय के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मोरारजी देसाई की सरकार में 42वें संविधान संशोधन को 44वें संविधान संशोधन से बदलने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया था। आपको जनता ने हरा दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी was no more the prime minister, and when she was the prime minister, तब उन्होंने हर तरीके से प्रजातंत्र को रोकने का, गला घोटने का काम श्रीमती गांधी ने किया था। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में वक्ताओं की लंबी फहरिस्त है। एनडीए और इंडी गठबंधन के अलावा अनेक क्षेत्रीय दलों के सांसदों को भी संविधान पर चर्चा में भाग लेने का मौका मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार को दोपहर बाद राज्यसभा में चर्चा पूरी हो जाएगी। राज्यसभा में सत्ता और विपक्ष संविधान के नाम पर दोनों चर्चा को रजामंद हुए। विपक्ष ने जहां अपने अतीत के पन्नों को समेटने की कोशिश की, वहीं पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के अतीत को कुरेदने की कोशिश की। वाकई संसद में बहस विमर्श और वोट के लिए ही जगह होनी चाहिए। तकरार और रार से चीजें बिगड़ती हैं, बनती नहीं हैं, ये एक बार फिर साबित हुआ। कैमरामैन आशीष और अपने सहयोगी ऋषि कुमार, कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विजय दिवस के अवसर पर लोकसभा में
शून्यकाल में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि तत्काल रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम ने बांग्लादेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन कांग्रेस ने बांग्लादेश के गठन में बाबू जगजीवन राम की भूमिका को भुला दिया। 16 दिसंबर को आज के ही दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। भारतीय सेना ने, भारतीय सेना के नायकों ने और उस वक्त की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा काम किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंदी बनाकर छोड़ा था और पाकिस्तान ने जो प्रजातंत्र की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, हमने वहां लोकतंत्र स्थापित किया था। सबसे बड़ा जो योगदान रहा बाबू जगजीवन राम का, उस वक्त के रक्षा मंत्री जो थे, उनको इतिहास ने जो है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा वही सफल हुआ था। दलित, वंचित, शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच आपसी खींचतान अब और ज्यादा खुलकर सामने आने लगी है। इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर जब ममता बनर्जी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी तो तमाम सहयोगी दलों ने खुलकर ममता दीदी का समर्थन किया था और कांग्रेस पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब ईवीएम के मुद्दे पर भी इंडी गठबंधन में दरार पड़ गई लगती है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस समेत सहयोगी दलों के द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने को गलत बताया था, तो अब टीएमसी भी ईवीएम पर उमर अब्दुल्ला की बात से सहमति जता रही है। ईवीएम के मुद्दे पर भी अब इंडी गठबंधन में दरार पड़ गई है। इंडी गठबंधन के सदस्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गठबंधन की कमान के मसले के बाद अब ईवीएम को लेकर मतभेद सामने आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि जीते तो ईवीएम ठीक और हारे तो गलत, ये नहीं हो सकता। वहीं टीएमसी ने साफ कर दिया है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए और डेमो कर बताना चाहिए कि वोटिंग मशीन हैक कैसे हो सकती है। The EVMs can't only be a problem when you lose the election because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। उधर महाराष्ट्र में विधान भवन की सीढ़ियों पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर नारे भी लगाए। ये विरोध प्रदर्शन नागपुर के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन आयोजित किया गया था। इसी बीच बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर ईवीएम पर रोना रोने को लेकर निशाना साधा है। ईवीएम की टेक्नोलॉजी को जो लोग प्रश्नचिन्ह खड़ा करते रहे, आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं पेश कर पाए जहां पे लगता हो कि ईवीएम के कारण कहीं कोई कमी आई है। उन्हीं के घटक दल के उमर अब्दुल्ला ने उन्हें खरी खरी सुनाई है कि राहुल जी, आपको चुनाव लड़ना नहीं आता है तो ठीकरा आप ईवीएम मशीन के ऊपर मत फोड़े। और लीडरशिप इज अर्न्ड, लीडरशिप इज नॉट डिमांडेड। आपको बता दें कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनाव नतीजों पर संदेह जताया था और बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव कराने की मांग की। पहले भी कांग्रेस और उसकी सहयोगी सपा और शिवसेना उद्धव गुट ईवीएम पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और अदालत ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब वे नहीं जीते तो मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है और जब चुनाव जीत गए तो सब ठीक। देश भर की तमाम अदालतों ने ये मामला खारिज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस को भाजपा से अधिक इंडी गठबंधन के लोग ही घेर रहे हैं। भाजपा भी अब इंडी गठबंधन की आड़ में कांग्रेस को
लगातार सदन के अंदर और बाहर हमला कर रही है इंडी गठबंधन की आड़ में। भाजपा नेता मिलिंद देवरा ने राज्यसभा में ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। देवरा ने कहा कि कांग्रेस जहां जीतती है वहां ईवीएम का स्वागत करती है, जहां हार जाती है वहां ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ देती है। 2004 was the first Lok Sabha election where every parliament constituency in the country had EVMs as a means of electing their candidates. I believed in them then and I believe in them now. And I'm willing to say today that if there's any iota of evidence, credible evidence, that EVMs can be hacked, I'll be the first one to fight for better systems. But आज कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि ईवीएम्स को हटाइए और ईवीएम्स के बजाय पेपर बैलेट्स लाइए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि पेपर बैलेट्स भी कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। लूट लिया जाता है पेपर बैलेट्स। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेपर बैलेट्स केम विद द रिस्क ऑफ बूथ कैप्चरिंग, मैन्युअल टैंपरिंग। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पर आपत्ति को खारिज करने वाले बयान पर सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस के दुष्प्रचार का खुलासा हो गया है। ईवीएम में कोई दोष नहीं है। उमर अब्दुल्ला जी बोले, उसके बाद अब ये जो एक प्रेरणा है वो जागृत हुई है अभिषेक बनर्जी की, भी तो सारे दलों की प्रेरणा जागृत हो गई। और मैं समझता हूँ कि ये एक पहल है पारदर्शिता, यानी मोदी जी के बारे में जो गलत लोग एक बयानबाजी कर रहे थे, गलत एक नैरेटिव तैयार कर रहे थे, उसका जवाब उन्होंने स्वयं दे दिया है कि उनका दुष्प्रचार था और दुष्प्रचार को समर्थन किसी का नहीं। साथ ही प्रियंका गांधी के बैग वाले प्रकरण को लेकर भी आज भाजपा ने कांग्रेस को जमकर घेरा। सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि गांधी परिवार के सभी सदस्यों की मानसिकता विदेशी सोच की है। तीनों लोग सदस्य जो हैं, इनकी मानसिकता विदेशी सोच की है। विदेशी मानसिकता है, विदेशी आवरण है, विदेशी पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत हैं। जो प्रेरणा के पुंज हैं इनके लिए एक नैरेटिव तैयार कराते हैं मोदी सरकार के खिलाफ। वो भी इनके जो सहायक सखा हैं वो भी सोरेस भी विदेशी हैं। मैं समझता हूँ कि दोहरी नीतियों वाले लोग हैं, इनके आडंबर का खुलासा हो चुका। केंद्र सरकार लोकसभा में एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक पेश करने जा रही है। ऐसे में भाजपा और एनडीए के सभी घटक दल इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जेडीयू नेता संजय झा ने भी केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद संजय झा जी हमारे साथ हैं। सर, मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल आ रहा है, इसको पहले से कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। जेडीयू का क्या स्टैंड है इस बिल पर? सर देखिए, हम लोग आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की कमेटी के पास भी गए थे। हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हम लोग का मानना है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हो और पंचायत का चुनाव अलग हो। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी शुरू से इसके पक्ष में रहे हैं। हम लोग का मानना है कि एक बार चुनाव हो तो 5 साल सरकार चले। हमेशा डेवलपमेंट का काम बाधित होता है और वन नेशन वन इलेक्शन शुरू से ही था। 1952 से जब से चुनाव हुआ तो वन नेशन वन इलेक्शन था। गड़बड़ तब हुआ जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना 356 लगाना 67 से शुरू हुआ। इसलिए हम लोग पूरी तरह से इसके पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद संजय झा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है राष्ट्र के लिए खासा अहम बिल माना जा सकता है और जेडीयू इस बिल के समर्थन में है। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, डीडी न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब हरदीप सिंह पुरी को केंद्रीय मंत्री बने 10 वर्ष हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कांग्रेस की ध्यान भटकाने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस से मांग करते हुए कहा कि उन्हें जॉर्ज सोरोस के गांधी परिवार से क्या रिश्ता है ये बताना चाहिए। हरदीप सिंह जी मंत्री बन के अभी 10 वर्ष हो गया और जॉर्ज सोरोस के साथ इन लोगों का रिश्ता क्या है, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी का, इसके बारे में बात करो ना। वो मिलते थे, बात करते थे, वो तो उसके क्या प्रूफ क्या है, क्या कुछ ऐसे सब
डिविएशन करने का ये नहीं है। हर एक मैंने सिंपल लास्ट पार्लियामेंट के सामने भी मैंने ये प्रश्न पत्रकारों के सामने मैंने कांग्रेस पार्टी को रखा था। कांग्रेस नेवर रिप्लाइड दैट। पेगासस करके व्हेन मैं पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री था, पूरा एक 10-15 दिन तक पार्लियामेंट चलाने नहीं दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट में मिला इसमें कुछ तथ्य नहीं है। तो जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसके मोबाइल में पेगासस सॉफ्टवेयर हमने स्पाई सॉफ्टवेयर लगाए है ऐसे आरोप है, वो लोग आप लोग अपने मोबाइल जमा करो सो दैट, बिकॉज विदाउट डिपॉजिटिंग कैसे इन्वेस्टिगेट होता है। तब कोई भी नहीं डिपॉजिट किया। ये इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के कारण हमने ये जॉर्ज सोरस का जो ऑर्गेनाइजेशन है OCCROP, उसका रिपोर्ट हमारा सदन शुरू होने से पहले ही वो बाहर आता है और ये लोग सदन चलाने के लिए नहीं देते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज रायपुर में सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस विभाग के उच्च पदाधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने पर विशेष जोर दिया गया। गृह मंत्री ने राज्य में सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और लोगों का विश्वास जीतने के लिए सुरक्षा बलों और प्रशासन को सामंजस्य के साथ कार्य करना होगा। केंद्र और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे राज्य में जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। इसी क्रम में जो बीजापुर कभी नक्सल से ग्रसित हुआ करता था, अब वहां सेना के जवानों ने उन्हें खदेड़कर अपने कैंप बनाए हैं। उस जगह पर डीडी न्यूज़ की टीम पहुंची और बदल रहे हालातों का जायजा लिया। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता नीरज सिंह की एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस समय बीजापुर के गुंडम में ग्राउंड जीरो पर डीडी न्यूज़ की टीम पहुंची और आपको बता दें कि गुंडम वो इलाका था जहां पर नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था और यहीं से ट्रेनिंग लेकर नक्सली पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर ऑपरेशन करते थे। लेकिन अब ये पूरा का पूरा इलाका हमारे जवानों के कब्जे में है। FOB की जो यूनिट है उसने यहाँ पर कैंप लगाया है। आपको बता दें फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस ये कैंप है और इस पूरे कैंप के बाद इस पूरे इलाके की तस्वीर है वो बदल गई है। आपको बता दें कि 8 किलोमीटर 360 डिग्री 8 किलोमीटर तक इस कैंप के चारों तरफ जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तमाम जो सरकारी जो योजनाएं हैं वो सीधे ग्रामीण इलाकों तक पहुंचती हैं और इस पूरे इलाके को जो डेवलप है वो करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर जो सरकार है वो कर रही है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में करीब 900 के करीब जो नक्सली हिंसा से संबंधित लोग हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा तमाम अलग अलग ऑपरेशनों में 250 के करीब जो नक्सली हैं वो हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराए। 1000 के करीब नक्सलियों को पकड़ा भी गया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2026 तक जो नक्सल है वो पूरे देश से हटाना है और यही कारण है कि इस तरीके के 290 के करीब जो कैंप है खासतौर से FOB बेस कैंप वो अलग अलग इलाकों में लगाए जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर BRO के जो ट्रक हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए और इस इलाके में जो रोड कनेक्टिविटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका दंडकारण्य इलाका है और यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं थी पहले, लेकिन अब BRO के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर रोड बना रहे हैं, स्कूल पहुँच रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी तमाम बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ लोगों तक पहुँचाई जा रही है। यहाँ से कुछ एक किलोमीटर की दूरी पर ही हिडमा का जो गांव है जिसे पूर्ववर्ती गांव कहा जाता है और एक तरीके से वो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अब हमारे जवान इस गढ़ में घुस गए हैं और नक्सली दूर दूर तक भाग रहे हैं। आने वाले समय में नक्सल यहाँ से पूरी तरीके से मिट जाएगा और ये जो इलाका अभी तक विकास से महरूम है वो विकास की दौड़ में सरपट आगे दौड़ने लगेगा। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, गुंडम, बीजापुर।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के ऑडिटोरियम भवन का भूमि पूजन किया। करीब 900 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ये ऑडिटोरियम 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर NCERT कैंपस में बने गूगल लर्निंग सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रीय समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा के टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल का ऑनलाइन विमोचन भी किया। इसके अलावा NCERT की किताबें छात्रों को उनके घर पर ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से NCERT और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि कक्षा 4, 5, 7 और 8 के लिए NCERT की नई पाठ्यपुस्तकें अगले शैक्षणिक सत्र से छात्रों को उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही कक्षा 9 से 12 की NCERT पाठ्यपुस्तकें अगले सत्र से 20% कम कीमत पर छात्रों को उपलब्ध होंगी। NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने में जो प्रमुख आवश्यकता था, नई किताबें, नई कंटेंट, जो आज की समय को ध्यान में रखते हुए 21वीं सदी की आवश्यकता को पूरा करेगा। इस काम पे NCERT जुड़ा है। NCERT इस बीच में 15 क्लासेस होंगे, बाल बाटिका 1 से लेके क्लास 12 तक। 15 ईयर्स ऑफ स्टूडेंटशिप जो रहेगा, उनमें से 7 क्लास की किताब ले आई है। इस बार शायद वो लोग और 4 क्लास की किताब अगले एकेडमिक ईयर से ले आएंगे, फिर और 4 साल की किताब फिर अगले एकेडमिक ईयर्स में ले आएंगे। ये सारे कामों को करने के लिए NCERT की इंटरनल कैपेसिटी भी बढ़े, इसीलिए एक ऑडिटोरियम उन्होंने प्लान किया है। आज उसका भूमि पूजन की शुभ अवसर था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में विचार मंथन सत्र का आयोजन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्री कार्यक्रम पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने पारंपरिक उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों को जाना। साथ ही संस्कृत एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी कोश, श्री विज्ञान और तकनीक को समर्पित टेबल बुक, साक्षात्कार, मधुमेह के लिए संरचित योग कर्म बुकलेट और हर्बल उत्पादों का लोकार्पण किया। विचार मंथन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के व्यापक प्रयास किए हैं। आने वाले समय मुझे लगता है कि बड़ा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसमें स्टेक होल्डर्स सारे जुड़ जाए, पोटेंशियल स्टार्टअप्स, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी हो, ताकि जहां हम खड़े हैं उससे उसको आगे बढ़ाया जाए और इसको हम ये समझें कि हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारा ट्रेडिशनल लेगेसी इज़ ओवर एंड अबव आवर एडवांटेज। तो एक ही वक्त में जो काम दुनिया के बाकी देशों में हो रहा है, उसमें भी हम उनसे किसी तरह कम ना रहें, जैसे हमने साबित कर दिया, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र है, चाहे वो दूसरी, और साथ ही साथ हम ऐड ऑन करें वो नॉलेज जो जिससे वो वंचित हैं, लेकिन जो हमें विरासत में मिला है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन का कीर्तिमान बनाया है। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक नए कॉरिडोर के निर्माण के बाद से 37 माह में 19 करोड़ 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं काशी विश्वनाथ में। श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य एवं भव्य स्वरूप में आने के बाद तब से यानी दिसंबर 21 से लेकर के दिसंबर 24 तक कुल 37 माह हुए हैं। इस दौरान 19 करोड़ 12 लाख 83,057 लोगों ने अब तक बाबा विश्वनाथ के दरबार में बाबा का दर्शन प्राप्त किया, अपनी हाजिरी लगाई, अपनी आस्था को प्रकट किया। यह अद्भुत दौर है, यह पुनर्जागरण का दौर है। कुंभ भारतीय संस्कृति का एक आध्यात्मिक संगम है। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त पवित्र संगम में स्नान के लिए आते हैं, जिसके कारण यहाँ काफी कचरा भी इकट्ठा हो जाता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के स्वयंसेवियों ने संकल्प लिया है महाकुंभ को हरित महाकुंभ बनाने का। कुंभ भारतीय संस्कृति का एक आध्यात्मिक संगम है। इस बार होने वाला कुंभ बहुत खास है।
इनमें 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। पर क्या आपको पता है कि हमें हर कुंभ से 1200 टन जितना कचरा प्रतिदिन मिलता है? तो इसीलिए शुरुआत हुई है एक शानदार प्रयास की, जिसमें आप अपने घर से एक थैला और एक थाली कुंभ दान कर उसे हरित बना सकते हैं और घर बैठे कुंभ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत स्वयंसेवियों ने संकल्प लिया है आध्यात्मिक महासंगम महाकुंभ को हरित महाकुंभ बनाने का। पिछली बार पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के नाते हम लोगों ने जब हरिद्वार में कुंभ हुआ था तो एक अभियान चलाया था कि वहाँ पर प्लास्टिक के दोने ना यूज हों। तो हमने देश के ऐसे जगह जहाँ पर कि वनवासी क्षेत्र हैं जहाँ से हमने पत्तलों के दोने और थालियाँ मंगवाई थी। वो प्रयोग काफ़ी सफल रहा और जो वेंडर्स थे वहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी इसको सराहा। तो इस बार एक विचार आया कि हम अगर हर घर से भारत के एक कपड़े का थैला और एक स्टील की थाली वहाँ पर मंगवाएं तो क्या होगा कि हर घर की भागीदारी हो जाएगी। तो ये अभियान वहाँ पर से एक थैला एक थाली अभियान की शुरुआत हुई। ये है हरित कुंभ अभियान। 13 जनवरी से प्रयागराज में प्रारंभ होने वाले इस महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ेगा और ऐसे में पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए इस वर्ष कुंभ में सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य डिस्पोजेबल का उपयोग नहीं हो, इसके लिए जुट गए हैं स्वयंसेवी। इसके लिए देश के प्रत्येक घर से एक भोजन थाली और एक कपड़े का थैला संग्रहित करके तीर्थ यात्रियों को वितरित करने हेतु कुंभ भेजा जा रहा है। लगभग 15 लाख थैले और 15 लाख थालियां कुंभ भेजी जा रही हैं। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ अभियान से देश के लगभग सभी राज्यों से लोग जुड़ रहे हैं। महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। इसके तहत अखाड़ों और मेलों में आने वाली अन्य संस्थाओं, दुकानों पर प्लास्टिक के बर्तन और ग्लास आदि के स्थान पर पत्तल, दोना और कुल्हड़ आदि का उपयोग किया जाएगा। स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ और प्लास्टिक मुक्त कुंभ, और इसके लिए नगर निगम प्रयागराज ने जो प्रयास किए और किए जा रहे हैं, मैं जब से आया हूँ यही देख रहा हूँ। मुझे लगता है आज इसी की आवश्यकता है। ये अमेजिंग वर्क हो रहा है और ये पर्यावरण के लिए इतना बढ़िया काम करेगा जो समझ में आ रहा है। हमारी संस्कृति विश्व को सुख और शांति देने वाली है। ऐसे में घर घर से थाली और थैला यदि महाकुंभ में जाएगा तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा योगदान होगा। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर एक थैला एक थाली अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत लोग थाली एकत्रित कर रहे हैं और उसे महाकुंभ के लिए भेजा जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महाकुंभ को कचरा और पॉलिथीन मुक्त बनाना है। रक्षा संपदा दिवस के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश भर में फैले छावनी बोर्डों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया। रक्षा संपदा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री के अलावा रक्षा संपदा महानिदेशक GS राजेश्वरन, वरिष्ठ अतिरिक्त महानिदेशक मीना शर्मा, प्रधान निदेशक पूर्वी कमान, प्रधान निदेशक पश्चिमी कमान समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों में स्वच्छ छावनी, स्वास्थ्य छावनी पुरस्कार सिकंदराबाद छावनी परिषद, दिव्यांग सुविधा विस्तार पुरस्कार इलाहाबाद छावनी परिषद, दिव्यांग सुविधा विस्तार पुरस्कार इलाहाबाद छावनी, डिजिटल क्षेत्र में उपलब्धि पुरस्कार रक्षा संपदा कार्यालय पुणे, छावनी अस्पताल में सुधार पुरस्कार इलाहाबाद छावनी परिषद और छावनी परिषद विद्यालय सुधार पुरस्कार छावनी परिषद इलाहाबाद को प्रदान किया गया। रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार पूरे भारत के 61 छावनी क्षेत्रों में बेहतर कार्य संपादन के लिए दिया जाता है। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुरस्कार प्राप्त छावनी परिषदों की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र समेत हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन जारी है। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में अग्रणी के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यही एक संकल्प है। पूरा देश आज मैक्सिमम गवर्नेंस को देख रहा है और प्रधानमंत्री जी का फोकस भी रहता है। छावनी बोर्ड 4 पूर्णतः ऑटोमेटिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे स्वजल, व्यापार लाइसेंस,
सामुदायिक हाल बुकिंग, सीवरेज से कनेक्शन और ऑनलाइन भव्य योजना अनुमोदित शामिल है। इनोवेशन कैपेसिटी बिल्डिंग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया और उसके आधार पर सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग करते हुए अतिक्रमण सीमा को डिटेक्ट किया है। आज विजय दिवस मनाया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेनाओं के शौर्य के चलते बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री समेत विभिन्न गणमान्य लोगों ने शहीदों को नमन किया। वहीं बांग्लादेश में 53वां विजय दिवस तोपों की सलामी के साथ मनाया गया। इस मौके पर भारतीय और बांग्लादेशी सेना ने त्रिपुरा में अगरतला अखौरा सीमा पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और मिठाइयां भी दी। भारतीय सेना के अदम्य साहस और जवानों के बलिदान को देश नमन कर रहा है। विजय दिवस हमारे वीरों की शौर्य गाथा को नमन करने का दिन है। इस युद्ध ने भारतीय सेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी और बांग्लादेश का एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आज विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे देश की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। यह दिन उनकी असाधारण वीरता और उनकी अडिग भावना को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से समाया रहेगा। विजय दिवस के अवसर पर मुंबई स्थित कोलाबा सैन्य स्टेशन में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में विजय दिवस के मौके पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि भी उपस्थित रहे। विजय दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने वाले शहीद सैनिकों को नमन किया गया। इस समारोह में बांग्लादेश से मुक्ति योद्धाओं का प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचा। विजय दिवस की 53वीं वर्षगांठ पर भारतीय और बांग्लादेशी सेना ने साझा इतिहास और दीर्घकालिक मित्रता और सद्भाव को दर्शाते हुए त्रिपुरा में अगरतला अखौरा सीमा पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और मिठाइयां दी। वहीं बांग्लादेश में 53वां विजय दिवस तोपों की सलामी के साथ मनाया गया। विजय दिवस 1971 के मुक्ति संग्राम में मिली ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जाकिर हुसैन के लिए संगीत केवल एक करियर नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी। दुनिया भर के लोगों, परंपराओं और संस्कृतियों से जुड़ने का एक माध्यम था। पीढ़ियों को संगीत से जोड़ते हर दिल अजीज उस्ताद ने कह दिया, अलविदा उस्ताद। जिसका संगीत सीमाओं से परे था, जिसने तबले को दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया, जिसके अंदाज ने, जिसके वाह उस्ताद वाह ने पीढ़ियों को संगीत से जोड़ दिया। एक कलाकार जो तबले की थाप के साथ गूंजा बनकर देश राग।
दुनिया के सबसे महान तबला वादकों में से एक पद्म विभूषण जाकिर हुसैन ने 73 वर्ष की आयु में सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 9 मार्च 1951 को मुंबई के माहिम में जन्मे जाकिर हुसैन इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित तबला वादकों में से एक उस्ताद अल्लाह रखा खां के सबसे बड़े बेटे थे। एक प्रतिभाशाली बालक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध तबला वादक बनने तक की जाकिर हुसैन की यात्रा परंपरा और नवाचार के संगम की मिसाल है। तबले की आवाज ही उनकी पहली भाषा थी। 7 साल की उम्र से उन्होंने अपने पिता के साथ मंच पर बैठना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र तक वे विश्व स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे। किशोरावस्था के दौरान पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खान जैसे दिग्गजों के साथ ताल मिला रहे थे। जाकिर हुसैन ने रविशंकर, अली अकबर खान, शिव कुमार शर्मा जैसे दिग्गजों के अलावा जॉन मैकलॉगलिन और जॉर्ज हैरिसन जैसे ग्लोबल संगीतकारों के साथ भी काम किया। राष्ट्रपति ने जाकिर हुसैन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। वे अपनी असाधारण रचनात्मकता और आविष्कारशीलता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दुनिया भर के संगीत प्रेमियों की कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया। वे भारत और पश्चिम की संगीत परंपराओं के बीच एक सेतु थे। मुझे उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री ने भी महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर दुख व्यक्त किया। एक्स पर उन्होंने लिखा, वे तबले को वैश्विक मंच पर ले गए और अपनी बेजोड़ लय से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय शास्त्रीय परंपराओं को वैश्विक संगीत के साथ सहजता से मिश्रित किया। इस प्रकार वे सांस्कृतिक एकता के प्रतीक बन गए। जाकिर हुसैन ने 7 ग्रैमी नामांकन अर्जित किए और 4 जीते। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में निहित होने के बावजूद जाकिर हुसैन ने विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग किया। 1973 में उन्होंने गिटार वादक जॉन मैकलॉगलिन के साथ शक्ति की स्थापना की। ये एक ऐसा समूह है जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जैज और पश्चिमी परंपराओं के साथ मिलाकर एक नई वैश्विक ध्वनि बनाई। उनका जाना एक युग का अंत है। जाकिर हुसैन अपने पीछे एक कालजयी विरासत छोड़ गए हैं जो पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर नवंबर में घटकर 1.89% रह गई, जो कि अक्टूबर में 2.36% थी। ये 3 महीने का निचला स्तर है। इसकी वजह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी आना है। आंकड़ों के मुताबिक खाद्य महंगाई दर नवंबर में 8.29% पर रही है, जो कि अक्टूबर में 11.59% थी। इसकी वजह सब्जियों में महंगाई दर का कम होना है। बीते महीने ईंधन की कीमतों में महंगाई दर 5.83% रही। इसके कारण थोक महंगाई की रफ्तार में कमी आई। थोक महंगाई दर का खुदरा महंगाई दर से सीधा संबंध होता है। थोक महंगाई दर में कमी आने का असर खुदरा कीमतों पर भी होता है। पिछले सप्ताह जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर नवंबर में घटकर 5.48% रह गई, जो कि अक्टूबर में 6.21% पर पहुंच गई थी। इसमें भी गिरावट खाने पीने का सामान सस्ता होने की वजह से आई थी। एक जूता किस तरह से एक मासूम बच्चे की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, एक साधारण घटना से प्रभावित होकर कैसे एक बच्चा पढ़ाई की मदद से समाज में बदलाव लाने का सपना देख सकता है, इस पर्दे पर बेहद ही खूबसूरती के साथ निर्देशक कृष्ण सागर ने अपनी फिल्म पिंटू के जरिए जीवंत कर दिया है। विक्की राजवीर द्वारा अभिनीत इस फिल्म को दुनिया भर के फिल्म आलोचकों से सराहना मिल रही है। हाल ही में जागरण फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया। फिल्म में विक्की राजवीर ने शानदार अभिनय किया है। भारतेंदु नाट्य अकादमी के छात्र रहे विक्की के कई आर्ट फिल्मों को पहले भी सराहना मिल चुकी है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।